चलिए 12th क्लास शुरू करते हैं। आज आपका एंजाइम का चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं। ठीक है, देखिए एंजाइम का नाम लेते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए और वो है उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक हम सभी ने पढ़े होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं। उससे पहले एंजाइम का एक छोटा सा कंटेंट आपके उसमें भी था 11th क्लास में भी। तो एंजाइम क्या होते हैं बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 12th लेवल पे आपकी क्या है, ये बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं एंजाइम। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम को अपन किस नाम से जानते हैं और ये आपको याद रहना चाहिए। इसको हम उत्प्रेरक कह सकते हैं, इसे हम जैव रसायन उत्प्रेरक कह सकते हैं, जैव उत्प्रेरक कह सकते हैं या फिर जैव मध्यस्थ। चारों एक ही चीज है, एंजाइम के ही नाम है। क्वेश्चन अगर आपको घुमा के पूछा जाता है कि आप जैव रसायन उत्प्रेरक से क्या समझते हैं, तो भी आपको एंजाइम की डेफिनेशन लिखनी है। या आपको पूछे कि जैव मध्यस्थ या जैव उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, तो भी आपको एंजाइम की डेफिनेशन ही लिखनी है। तो एंजाइम क्या होते हैं, सामान्यतः उत्प्रेरक कहलाते हैं या इन्हें जैव रसायन उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। अब देखिए बेटा, उत्प्रेरक का काम हमेशा क्या होता है, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देता है। तो क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करेगा, संचालित करेगा। अगर हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी जल्दी करवाना है तो हम उस समय किसका उपयोग लेते हैं, उत्प्रेरक का। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया तेजी से पूर्ण हो जाती है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती है और एक जो लेबोरेटरी में अपन करते हैं यानी कि प्रयोगशाला में। यहाँ पर अगर हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं तो होती है लेकिन कैसी होती है, वो प्राकृतिक रूप से होती है। ठीक है ना। अब देखिए प्राकृतिक रूप से अगर हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उनको हम क्या बोलेंगे, जैव रासायनिक क्रियाएं। यानी कि जो जैव कोशिकाओं में होती है उन्हें बोलेंगे जैव रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर जब भी हमारे शरीर में कोई प्रक्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपापचय प्रक्रिया। यानी कि हमारे शरीर की पूरी कार्य प्रणाली, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो सारा काम किन क्रियाओं के थ्रू होता है, उपापचय प्रक्रियाओं के थ्रू होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के माध्यम से हमारे पूरे शरीर की क्या रहती है, कार्य विधि रहती है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें से क्या रहता है, परिभाषा डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि उपापचय प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। अब देखो उपापचय प्रक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो होती है आपके 2 प्रकार की। और इसमें भी हमेशा डायरेक्ट डेफिनेशन जो परिभाषा है वो पूछ ली जाती है कि अपचय से आप क्या समझते हैं और उपचय से आप क्या समझते हैं। और इसी की इंग्लिश टर्म की अगर अपन बात करेंगे तो इंग्लिश में उपचय को बोलते हैं एनाबॉलिक। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। और अपचय को बोलते हैं कैटाबॉलिक। और इंग्लिश में भी पूछ ली जाती है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें अपचय की, तो अपचय का मतलब ही क्या होता है, अपचय यानी कि पदार्थ का अपचयन होना। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, कोई भी जटिल पदार्थ, या अगर हम बोले कोई भी जटिल कार्बनिक पदार्थ का अपने छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, अपचय। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होती है, जो बड़े और जटिल अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। अब देखो
किसी भी पदार्थ का अगर हम उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं तो क्या देनी पड़ती है? ऊर्जा देनी पड़ती है या ऊर्जा मुक्त होती है? ऊर्जा देनी पड़ती है ना। अगर हमें किसी भी अणु को तोड़ना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अपचय में अगर आपको पूछे कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात करें अगर अपन उपचय की, तो देखो उपचय जो है उसका डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो क्या लिखना है? कोई भी जटिल अणु का निर्माण होना, यानी कि जब छोटे छोटे अणु जुड़ जाते हैं और परस्पर मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं उपचय की प्रक्रिया। यानी उपचय की प्रक्रिया में क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो रहा है? जटिल अणु का निर्माण हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊर्जा के, जब छोटे छोटे अणु जुड़ेंगे तो ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। तो अपचय की परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्बनिक पदार्थों का अपने छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? अपचय। और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दूसरा हो गया उपचय, जिसमें परस्पर छोटे अणु जुड़ते हैं और बड़े और जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये आपके हो गया अपचय और उपचय। अब आते हैं अपन एंजाइम पे। ठीक है, एंजाइम की अब अपन बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम की परिभाषा होती है आपके दो प्रकार की। ठीक है ना, दो यहाँ पे मैंने आपके परिभाषाएं लिखवाई है। ठीक है ना, और ये दोनों ही आप एग्जाम में लिख सकते हो। चलो, सबसे पहले परिभाषा है वे कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं या फिर जैव रासायनिक क्रियाओं के वेग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। समझ में आया? जो बताया था वही है कि जो जैव रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में होती है उसका नियंत्रण और नियमन कर रहे हैं, प्लस जैव अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा इसकी ये है, सिर्फ एक वर्ड जोड़ना है क्योंकि सभी एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के वे पदार्थ जो जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम। तो ये आपकी हो गई एंजाइम की डेफिनेशन। दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लिख लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एंजाइम यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के आधार पर ही एंजाइम को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटीन की प्रकृति के आधार पर एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाता है आपका? पहला वे एंजाइम जो केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन से बने एंजाइम, प्रोटीन से बने एंजाइम क्या कहलाते हैं? सरल एंजाइम। क्या कहलाएंगे? सरल एंजाइम। और वहीं अगर अपन बात करें प्रोटीन के साथ, भाई प्रोटीन तो होता ही है लेकिन प्रोटीन के साथ में अगर यहाँ पर कोई अप्रोटीन पदार्थ भी जुड़ जाए तो प्रोटीन प्लस अप्रोटीन से बने एंजाइम क्या कहलाएंगे आपके? संयुग्मित एंजाइम। क्या कहलाएंगे? संयुग्मित एंजाइम कहलाएंगे। तो ये हो गए आपके एंजाइम के दो
प्रकार, जो किस आधार पर है, प्रोटीन की प्रकृति के आधार पर। और आपको बता दूं, प्रोटीन प्रकृति एंजाइम का क्या होता है, विशिष्ट गुण भी होता है, क्योंकि सभी एंजाइम क्या रहते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और अप्रोटीन भाग भी होता है, उसको अपन क्या लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि एंजाइम की संरचना जब पढ़ाऊंगी आपको, उसके अंदर आपका आ जाएगा प्रोटीन और अप्रोटीन की संरचना से कैसे एंजाइम बनता है। चलिए नेक्स्ट अपन अब आते हैं इसमें एंजाइम के इतिहास के बारे में, ठीक है ना। अब देखो साइंस के अंदर क्या रहता है, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसकी खोज कब हुई, किसने की और नामकरण किसने किया, तो ये सब किसके अंदर आएगा, आपके इतिहास के अंदर आता है। तो चलिए सबसे पहले अब जैव उत्प्रेरक जो है एंजाइम को अपन बोल रहे हैं, तो सर्वप्रथम एंजाइम की जो खोज की थी किस रूप में, जैव उत्प्रेरक के रूप में। किस रूप में, जैव उत्प्रेरक के रूप में। तो सबसे पहले किसने बताया था, वर्जीलियस ने ये बताया था कि भाई जो एंजाइम होते हैं, यानी कि सीधे एंजाइम की अपन बात नहीं करें, उसने सिर्फ ये बोला था कि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो क्या काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। और ये किसने कहा, वर्जीलियस ने, कि भाई कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं और उन्हें क्या नाम दे दिया, जैव उत्प्रेरक। यहाँ पर उसी समय एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था एडवर्ड बुकनर। क्या नाम था, एडवर्ड बुकनर। और एडवर्ड बुकनर ने क्या किया था, सबसे पहले यीस्ट कोशिकाओं से, किससे, यीस्ट की कोशिकाओं से कौन से एंजाइम को निकाला, जाइमेज। किस एंजाइम को निकाला, जाइमेज। तो क्या की थी उन्होंने, खोज की थी। एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, अब अपन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आ सकता है कि सबसे पहले किस एंजाइम की खोज यीस्ट कोशिकाओं में किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट अपन आते हैं कुहने। एक साइंटिस्ट आया था कुहने, इन्होंने कहा कि भाई आपने जैव उत्प्रेरक नाम दे दिया, इन्होंने खोज कर ली, इन्होंने क्या किया, इसको नाम दे दिया एंजाइम। तो एंजाइम शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, कुहने। किसने किया था, कुहने। और वहीं चौथी साइंटिस्ट की अगर अपन बात करें, वो आया जे.बी. सुमनर। ठीक है, उसने क्या किया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जे.बी. सुमनर ने यूरिएज एंजाइम का क्या किया था, क्रिस्टलीकरण। यूरिएज एंजाइम का इन्होंने क्रिस्टलीकरण किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, या फिर किस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए, जे.बी. सुमनर के साथ में क्या करोगे अपन, जे.बी. सुमनर के साथ में आपको 2 साइंटिस्ट यहाँ पर अगर और जोड़ दो, क्या जोड़ दो, नॉर्थरॉप और स्टैनले। ठीक है ना। अब देखो, इन तीनों ने मिलकर क्या खोजा था कि जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से कैसे होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के। तो इन्होंने तीनों ने, भाई जे.बी. सुमनर ने तो सिर्फ क्या किया, यूरिएज का क्रिस्टलीकरण किया था, जबकि सुमनर, नॉर्थरॉप और स्टैनले ने मिलकर प्रोटीन प्रकृति का पता लगाया था कि भाई जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। चलिए, ये था इसका इतिहास। इसमें से 4-5 पॉइंट है, ये याद रखने हैं। और उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये 2 ही है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सभी एंजाइम क्या रहते हैं, प्रोटीन प्रकृति के रहते हैं, यानी कि एंजाइमों का बेसिक गुण क्या रहता है, प्रोटीन प्रकृति। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे प्रोटीन प्रकृति की, तो लगभग सभी एंजाइम, हम क्या यूज में लेंगे, लगभग सभी एंजाइम क्या रहते हैं, प्रोटीन प्रकृति के रहते हैं। लेकिन साइंस है तो अपवाद भी होंगे, क्या होंगे, अपवाद। चलिए अब अपन आते हैं कि जो एंजाइम होते हैं उनमें सभी एंजाइम तो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है और वो है राइबोजाइम का। किसका, राइबोजाइम का। और राइबोजाइम किसका बना होता है, आरएनए से बना होता है। क्या होता है, आरएनए से बना होता है। तो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं सभी, लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है, राइबोजाइम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल आपको पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन प्रकृति का नहीं है। तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा आपके, राइबोजाइम, जो किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। और इसको माना जाता है कि जब जीवन की खोज हुई थी, तो जीवन की खोज में सबसे पहला जो एंजाइम था वो क्या था, राइबोजाइम। क्या था, राइबोजाइम। तो आप एक पॉइंट यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हो, जीवन निर्माण में बना पहला एंजाइम। ठीक है, तो ये आपके हो गया आज एंजाइम का, एक तो परिभाषा क्या होती है, एंजाइम क्या होते हैं, और इसका इतिहास क्या था। उसके अलावा जो एंजाइम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन के आधार पर 2 प्रकार के। एक होता है सरल एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, और वही संयुग्मित एंजाइम जो प्रोटीन के साथ साथ उसमें कौन सा भाग होता है, अप्रोटीन भाग होता है। और एंजाइम किसे कहते हैं, कार्बनिक प्रकृति के वे पदार्थ या प्रोटीन प्रकृति के वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, और वही रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और एंजाइम के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एंजाइम कहाँ पे काम करेंगे, कोशिकाएं क्या होगी, जब जीवित अवस्थाओं में होगी। मृत अवस्था में कोशिका क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी क्या, नहीं करेगी। हमेशा कब करती है, जब जीवित कोशिकाएं होती है। तो जीवित कोशिकाओं में क्या रहते हैं, एंजाइम अपना काम करते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंजाइम की संरचना क्या होती है और किस प्रकार से ये प्रोटीन और अप्रोटीन भाग का बना होता है।